नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। चलिए बढ़ते हैं आगे आज की क्लास में। उससे पहले कुछ जो है थॉट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। तुमने तो लाख मिटाने की कोशिश की, तुमने तो लाख मिटाने की कोशिश की, मगर हम कितने जिद्दी निकले। पत्थरों पर जम गए, नदियों में बह गए। सुनो, ये ज़िंदगी हमारी होती तो मिटा देते। सुनो, यह ज़िंदगी हमारी होती तो मिटा देते। हम तो हमारे अपनों के लिए जी गए। तो साथियों, बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि आप अपना कार्य ना कर पाएँ, लेकिन आपको अपने कार्य को पूर्ण करना है, आपकी अपने लिए और अपनों के लिए। ठीक है, कभी भी हताश नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं होना है। यदि मैंने बंद कर दिया था यूट्यूब चैनल को। बहुत सारे लोगों ने कहा मुझसे कि बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हो सकता वो मेरे आसपास के लोग थे, मेरे बारे में जानते थे। उन लोगों ने मना किया कि आप नहीं बने हैं इसके लिए, आप यूट्यूब चैनल पे काम कर रही हैं, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, हमारे परिवार में ऐसे नहीं होता है। लेकिन क्या था, मैंने बंद भी कर दिया। लेकिन ईश्वर ने चाहा कि मैं यहाँ पे काम करूँ। क्या हुआ कि चैनल इतनी तेज़ ग्रो हुआ कि 18,000 से 50,000 सब्सक्राइबर मात्र 1 महीने में हुए। तो मैंने कहा अब तो कोई भी मना करे मुझे, मैं नहीं मानूंगी। मैं अपने साथियों के लिए क्लासेस लाऊंगी। जो मेरे साथी अभी ग्रेजुएशन में हैं, अभी जो इंटरमीडिएट में हैं, उन लेवल के लोगों के लिए मैं क्लासेस बनाऊंगी, उनको आगे ले जाने के लिए क्लासेस बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ में लाखों लोग जुड़ें और तैयारी करें और सफलता हासिल करें, वो चाहे गाँव के हों चाहे शहर के हों। और देखिए, मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। जल्दी ही आप सभी के लिए कुछ विशेष लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और क्लासेस तो फ्री ही हैं, ठीक है। अब मैंने मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया था, लेकिन आगे लग जाएगा तो मुझे भी मदद हो जाएगी थोड़ा आप लोगों के लिए कुछ विशेष करने के लिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बाकी और बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से तैयारी करें, निरंतरता बनाए रखें, है ना। तो चलिए, ये तो मोटिवेशन का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब क्लास की तरफ चलते हैं और पढ़ेंगे हम यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्नों को। और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे जो भी एक्स्ट्रा बताऊँ तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं, जिनके लिए कुछ नया है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो PhD कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो PhD करना चाहते हैं, वो लोग प्रोफेसर बन गए हैं, लेकिन बहुत सारे तो अभी प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने भाषा का है, तो भाषा पर ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि भाषा ही हमारी है। ईश्वर ने हमें बोलने की क्षमता दी है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो ईश्वर का शुक्रिया कहना चाहिए कि हम बोल पाते हैं, इससे हम कुछ अच्छा किसी के लिए कर पाएँ, राइट। चलिए, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। ब्रज भाषा कितनी मीठी बोली है, जिसको सुनते ही आपके कान जो है ऐसा लगता है, स्वर इतने अच्छे स्वर, इतने मीठे स्वर। ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है, ये पूछा गया है यहाँ पे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, सौरसेनी। ब्रजभाषा जो है ये आपकी पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है, जहाँ से खड़ी बोली है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, ये सभी आपकी पश्चिमी हिंदी से निकली है बोलियाँ, ठीक है, जो सौरसेनी से निकली है। आगे मागधी भी है, पैसाची है, अर्ध मागधी है। इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप परीक्षा में सफलता हासिल करना चाहते हैं, इसलिए। और जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट होगा आपको। टाइम तो लगेगा ना, एक दिन में तो पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते ना। एक बुक को समझने के लिए कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है। और जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिविज़न करेंगे, उतना ही बेहतरीन आपका परिणाम होगा, राइट। तो सफलता के लिए अधिक से अधिक अध्ययन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो आपको उत्तरकालीन भी जानना है और पूर्वकालीन मतलब पहले, उत्तरकालीन बाद में। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, अवहट्ट। अब यहीं पे पूर्वकालीन भी छुपा हुआ है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है प्राकृत, ये पूर्वकालीन है, और डी अवहट्ट जो है उत्तरकालीन है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। चलिए, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। प्रश्न नंबर 3 है कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे, तो 8 थे। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 4, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है।
तो मगही जो है ए ऑप्शन मध्य प्रदेश की हो जाएगी। राजस्थान में कौन सी, ढूढ़ावी जो है और राजस्थान में है। बिहार में कौन सी, अवधी जो है बिहारी में आपकी मगही आ जाएगी, मैथिली आ जाएगी, भोजपुरी आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में आपकी अवधी आएगी, पूर्वी हिंदी में ये छत्तीसगढ़ी अवधी आती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 5 है कि भाषाओं की पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, तो सी ऑप्शन इतिहास हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है भाषा के चैप्टर को। यदि आपको पुस्तकों के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको पुस्तकों के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे, तो ये आदिकाल के कवि थे पुष्पदंत जी, जैन काव्य से संबंधित थे। और सी ऑप्शन 10वीं शताब्दी के ये रचनाकार हैं पुष्पदंत। इनके उपनाम क्या है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उपनाम आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे, तो 10वीं शताब्दी के थे, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरहपा। सरहपा इनका समय है 8वीं शताब्दी, याद रखिएगा दोहा कोश। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो आपकी किसी भी परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका होगा, चाहे यूजीसी नेट है, चाहे टीजीटी पीजीटी है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है। काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि कौन हैं, तो डी ऑप्शन भिखारी दास। नोट कर लीजिएगा, काव्य की रीति जो है सीखी सुकवीन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें, ये भिखारी दास जी हैं। और ये रीतिकाल का प्रश्न है। केशवदास जी रीतिकालीन है, मदराम जी हैं, पद्माकर हैं। तो आपको नोट कर लेना है इनका समय। आपने नोटबुक रखी होगी, नहीं रखी है तो अभी सुन लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा आपको। केशवदास 1555 समय है। और सेनापति यदि आए तो 1589 आएगा उनका समय, 1589 सेनापति का आएगा। उसके बाद केशवदास आएंगे 1555। मदराम जो हैं इनका 1617 है। यदि भूषण आए तो 1613 रखिएगा। पद्माकर जो है 1753 है, पद्माकर का जो सबसे लास्ट में आते हैं। और भिखारी दास का समय है 1725, याद रखिएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न जो है, हरे रस पिया जानिए जे कभू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के कवि जो है कौन है, तो बी ऑप्शन कबीरदास जी हैं। अब देखिए, मैं 10 कवियों की जो है जन्म समय कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यदि आपको पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सूरदास जी का समय क्या है, रसखान जी का क्या है, नंददास जी का क्या है, और कबीरदास जी। अब यहाँ पे जो अष्टछाप कवि हैं 2 यहाँ पे हैं, सूरदास जी, नंददास जी हैं। ठीक है, नंददास जी जो हैं 1533 इनका समय है। और ये सबसे कनिष्ठ मतलब सबसे छोटे माने जाते हैं अष्टछाप कवियों में। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ें नोट करेंगे। कबीरदास 1398 इनका समय है, नोट कर लीजिएगा। और हरे रस पिया जानिए जे कभू न जाए खुमार, ये कबीरदास की पंक्ति है। किसी भी परीक्षा में रिपीट हो सकती है, क्योंकि साहित्य तो साहित्य है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 10 है, देव कवि की रचना है। देव कवि का समय क्या है, पहले नोट करेंगे आप। पहले तो समय नोट करेंगे कि इनका 1673, देव कवि का समय 1673 है। रचना डी ऑप्शन भावविलास है। रसराज मतराम की है, नोट करेंगे, बी ऑप्शन रसराज मतराम की है। और काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये भिखारी दास जी की रचनाएं हैं, नोट कर लीजिएगा, अक्सर पूछी जाती है। जो एक भिखारी है, अब वो भीख नहीं मांगना चाहता है, वो क्या करना चाहता है कि वो कहता है कि मैं श्रृंगारमय काव्य का निर्माण करूँगा, ये निर्णय उसने लिया है। काव्य लिखेगा श्रृंगारमय, ये भिखारी दास ने निर्णय लिया है। ठीक है, तो काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास जी की रचनाएं हैं, याद रखेंगे। रसराज मतिराम की है। और देव कवि की रचना जो है भावविलास है। देव कवि का समय भी बता दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी जो है इसके रचनाकार कौन है, तो सूरदास जी हैं। और इसमें 118 दृष्टिकूट पद लिखे गए हैं। और ये नायिका भेद पर आधारित है। ये भी प्रश्न बन चुका है कि साहित्य लहरी किस पर आधारित है, इसका विषय क्या है, तो नायिका भेद मतलब नायिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है। 118 दृष्टिकूट पद इसमें दिए गए हैं। सूरदास जी की ये रचना है। अगला प्रश्न जो है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो विट्ठलनाथ जी जो हैं उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। कब की थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है हमारा कि सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। सखी किसकी, स्वामी हरिदास की। ठीक है,
स्वामी हरिदास। और राधा वल्लभ संप्रदाय की बात आए तो राधा जी सबका हित चाहती हैं, इस तरीके से आप याद रखेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय जो है, राधा जी सबका हित चाहती हैं, मतलब हित हरिवंश संस्थापक हैं। और सखी संप्रदाय की बात की जाए तो स्वामी हरिदास आएंगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी थी? तो कवितावली में संकलित है हनुमान बाहुक। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। हनुमान बाहुक जो है ये इनकी अंतिम रचना है। यदि आपके कभी बाहु में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो तो आप इसका अगर पाठ करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। ये प्रैक्टिकल है, आप इसको करके देख सकते हैं। आपके आसपास कोई है तो हनुमान बाहुक तभी लिखी थी तुलसीदास जी ने जब उनके बाहु में बहुत ही भयानक पीड़ा हुई थी, तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी और उससे उन्हें आराम भी मिला था। चलिए, ये भी पूछा जा सकता है कि हनुमान बाहुक किस में संकलित है? कवितावली में संकलित है। प्रश्न नंबर 15 है कि मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है कुतवन की है। 1503 समय है, याद रखेंगे। मंजन ने मधुमालती लिखी है 1545। जायसी ने पद्मावत लिखा है 1540 में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरत विवेक। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा रामचरितमानस। और रामचरितमानस जो है 1573 इसका समय माना जाता है और जो है अवधि में लिखी गई है। कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका भी ब्रजभाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न जो हमारा है शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? तो आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि शब्द शक्तियाँ कितनी हैं। एक तो आपका अविधा हो गई, व्यंजना हो गई, लक्षणा हो गई। ये 3 शब्द शक्तियाँ हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। अविधा, व्यंजना और लक्षणा। अविधा सबसे पहले आती है, याद रखेंगे। अविधा उत्तम काव्य है। देखिए यहाँ भी जो कवि हैं उन्होंने अविधा को ही पहले लिया है। अविधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। जो अधम में जो आता है वो व्यंजना आता है, लक्षण मध्य में आता है। उत्तम काव्य यदि है वो अविधा है। ठीक है, ये कौन कहता है? ये आपके जो है देव कवि जी कहते हैं। अविधा उत्तम काव्य है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा और मैंने आपको बताया भी है। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? तो मतिराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है? देखिए रसराज भी है, ललित ललाम भी है, संसार भी है, लेकिन रसविलास नहीं है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा गया और नहीं पर विशेष ध्यान इसलिए देंगे क्योंकि परीक्षा में आपके लिए एक एक नंबर बहुत बहुमूल्य होता है। एक नंबर से ही आपने कितना भी अध्ययन किया है, यदि आप एक नंबर से चूक गए तो आप दुनिया के सामने असफल ही कह जाएंगे। लेकिन आप स्वयं को कभी असफल मत मानिएगा, क्योंकि देखिए दुनिया तो गिराने के लिए ही है, लेकिन आपको पता है कि आप ईश्वर के लिए स्पेशल हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने स्पेशल बना के भेजा है। राइट, तो कभी भी किसी के कहने पर हताश नहीं होंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? पहले तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखेंगे, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो बोधा जी हैं, ठाकुर जी हैं, आलम जी हैं, घनानंद जी हैं, ये रीति मुक्त रचनाकार हैं। ठीक है, पद्माकर जिनका समय मैंने आपको बताया था 1753, ये जो है आपके रीतिबद्ध रचनाकार हैं। जैसा रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध रचनाकार हैं। रीति सिद्ध में आपके रसनिधि और बिहारी जी आते हैं। फेमस बिहारी जी हैं जो एक रचना लिखकर जो है फेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे रीतिकाल में। और उसमें भी आपके उसमें श्रृंगार के पद लिखे हैं, नीति के लिखे हैं, श्रृंगार के भी लिखे हैं, ज्योतिष के भी लिखे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 20 नंबर प्रश्न है कि चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो चंडी चरित्र जो है किसकी रचना है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। और बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। भूषण जो हैं लाल कवि हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं ये भी आपको पढ़ना होगा। शूदन जी हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये आपका कि ज्यों ज्यों बसे जात दूर दूर प्रिय प्राण मोर, त्यों त्यों धसे जात मन
मुकुर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पे जो 4 रचनाकार हैं, चारों ने भ्रमर गीत का प्रसंग लिखा है। नंदास जी ने भी लिखा है, सूरदास जी ने भी लिखा है, सत्यनारायण कविरत्न जो है 1880 में इनका जन्म समय है, द्विवेदी युग के हैं, इन्होंने भी लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है इन्होंने भी लिखा है। तो यहाँ पे जो पंक्ति है वो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ज्यों ज्यों वसे जात दूर दूर प्रिय प्राण मोरी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। सत्यनारायण कविरत्न जो है इन्होंने लिखा है भ्रमरदूत, तो उसमें भारत माता का वर्णन किया गया है यशोदा के रूप में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और नंदास जी ने भ्रमर गीत लिखा है, ठीक है, भ्रमर गीत। अगला प्रश्न जो है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? तो वो है आपकी नाचकेतोपाख्यान। नाचकेतोपाख्यान किसने लिखी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं देखती हूँ कितने हमारे साथी हैं जिनको इसका आंसर आता है, ठीक है। सी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो निस्सहाय हिंदू 1890 समय है इसका, और ये लिखा गया है राधा कृष्ण दास के द्वारा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्री निवास दास का नहीं है? तो महारानी पद्मावती नहीं है, रणधीर प्रेम मोहिनी है, तप्ता संवरण है, संयुक्ता स्वयंवर है, और संयुक्ता स्वयंवर को प्रथम करुण गीत माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया है? तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो हो जाएगा 1863 हो जाएगा, ए ऑप्शन। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। 25 प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो प्रबोध चंद्रोदय से प्रभावित है भारत दुर्दशा, 1880 इसका समय है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कार्य से जुड़े थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप से जुड़े हुए थे, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित है, और सरस्वती आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। कवि वचन सुधा जो है ये भारतेंदु जी से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? कृष्ण कथा पर तो प्रिय प्रवास में भी राधा कृष्ण का वर्णन किया है, और अग्निलेख जो है राम काव्यधारा पर आधारित है। भ्रमरदूत तो देखिए कृष्ण पर ही है, अंधा युग भी महाभारत पर आधारित है। तो वी ऑप्शन अग्निलेख जो है राम काव्य धारा पर आधारित है। वी ऑप्शन इज राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है कि शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? तो शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं उसमें 14 चिट्ठे हैं, पहले तो ये आप नोट करेंगे, और इसका समय 1804 या 5 माना जाता है, ये प्रकाशित हुई थी। शिव शंभू के चिट्ठे जो आपकी बाल मुकुंद गुप्त जो हैं उन्होंने लिखा है, और इसमें कर्जन जो थे उस समय लॉर्ड कर्जन जो थे उन पर व्यंग किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यंग निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो जो घनीभूत पीड़ा थी तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। वहाँ की मैथिली शरण गुप्त जी हैं, महादेवी वर्मा जी, इनके सभी के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल से। यदि आप बिल्कुल नए हैं इस क्षेत्र में तो आपको अध्ययन करना होगा, ठीक है। चलिए, आप निरंतर हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आप सभी को क्लासेस उपलब्ध कराती रहूँगी। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि धिक धाये तुम यूं अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सुस्त कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? तो ये आपका जो है साकेत से है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ की यहाँ पे साकेत है मैथिली शरण गुप्त की, और संशय की एक रात जो है नरेश मेहता की है, जिसमें राम जी का संशय है, जो युद्ध राम रावण युद्ध था उसकी एक रात पहले की जो है इसमें संदेह हो रहा था, उनको संशय हो रहा था। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जी जो है निराला जी की रचनाएं हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कविता 2 शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मंत्र किसका है? कविता 2 शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, और डी ऑप्शन इज राइट आंसर अगेन, ठीक है।
आगे 1911 इनका समय है। शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, इनका भी समय 1911 है। और आगे जो है तार सप्तक से संबंध रखते हैं और शमशेर बहादुर सिंह जी जो हैं वो द्वितीय तार सप्तक से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है। सभी तरीके के प्रश्न आपने यहाँ पे देखे होंगे, तो ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे अभ्यास करने के लिए। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अनंत देवी जो है स्कंदगुप्त की पात्र है, ये आपको ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त का समय क्या है? 1928 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्रुव स्वामी 1933 समय है, ये भी ध्यान रखना है। विशाख 1927, राजश्री 1915 है। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो मिलन भी है, पथिक भी है, स्वप्न भी है, नहुस नहीं है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। रामनरेश त्रिपाठी का समय 1889 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है ये खंड काव्य है, मिलन, पथिक, स्वप्न, ये भी ध्यान रखना है। 35 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो प्रदीप सौरभ का है। प्रदीप सौरभ जो है इन्होंने मुन्नी मोबाइल उपन्यास लिखा है। प्रश्न नंबर 36 है पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? तो पिंजरे में मैना जो है चंद्रकिरण सोनेरिक्शा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी पेपर में ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो बड़े अजीब व गरीब हैं। तो पिंजरे में मैना जो है वो जो किरण है वो रिक्शा पर बैठी जा रही, सोने की रिक्शे में बैठी जा रही है, सोने के रिक्शे पर बैठी जा रही है चंद्र किरण, पिंजरे में उसके मैना है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आत्मकथा है, याद करने के लिए आप कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आपको याद करना इतना बड़ा सिलेबस है, तो आप यूज कर सकते हैं, है ना। क्या किया जाए। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? तो मंगल का विधान करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, है ना। मंगल भवन मंगलहारी, तो मंगल का विधान कौन करता है? रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। मंगल का विधान करने वाले जो दो भाव हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध में लिखा है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ये किसने कहा है? तो ये इलियट जो है कहते हैं, और इलियट का समय है 1888, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रश्न प्लेटो, अरस्तु, इलियट, रिचर्ड्स, लोंजाइनस, क्रोचे, इन सभी को पढ़ना है आप सभी को। तो आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ये टी.एस. इलियट कहते हैं। वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ प्रश्न और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्न सुप्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर्स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्व सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राणा केश्चित मातृभि स्वाकारवद भिन्नत्वे नायमाश्वाद्यति रसा। तो उच्चारण हो सकता है गलत हो गया, क्योंकि मुझे इतनी संस्कृत नहीं आती है पढ़ना। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? क्योंकि संस्कृत पढ़ना इतना आसान नहीं है, और हिंदी को समझना इतना आसान नहीं है ना। जितना ही संस्कृत को पढ़ना कठिन है, उतना ही हिंदी को समझना कठिन है। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो है पंक्ति, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ जी। और आचार्य विश्वनाथ जी का समय मैंने आपको बताया था 14वीं शताब्दी है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न के साथ ही क्लास को समाप्त करेंगे। यहाँ पे हम 40 प्रश्न पढ़े हैं हमने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो 8वां सर्ग तो है ही। शकुंतला की अंगूठी जो है कालिदास से संबंधित है। कंधे पर बैठा था सांप, आषाढ़ का एक दिन। तो शकुंतला की अंगूठी जो है ये कालिदास से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइएगा। और यदि आप PDF वगैरह चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लगभग 2-3 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एडू क्लासेस के माध्यम से, लगभग 400 प्लस PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकों की PDF है, बहुत सारे मेरे नोट्स की PDF है, तो आप जाके पढ़ सकते हैं और अच्छी तैयारी करके सफलता हासिल कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े।